नमस्कार। आज हम इतिहास की गहराइयों में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और इनके सहारे हम भारतीय इतिहास के विशाल विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये सवाल आता है मन में कि भाई हजारों साल का ये जो फैलाव है, इतिहासकार इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ी चुनौती होती है। तो आज हमारा इरादा है इन नोट्स के जरिए भारतीय इतिहास के वर्गीकरण की जो मुख्य प्रणाली है उसे समझना। मतलब वो 3 हिस्से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखेंगे कि ये विभाजन क्यों अहम है और हर दौर की क्या खास बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो शब्द है इतिहास या हिस्ट्री, ये आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस, हाँ सुना है नाम। जी, उनकी एक किताब थी हिस्टोरिका, और इतिहास लिखने में उनके इस शुरुआती काम की वजह से बाद में एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो, उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हाँ। और मजे की बात यह है कि हमारी संस्कृत परंपरा में भी इससे मिलता जुलता एक शब्द मिलता है, हरिदत्त, जो शायद अतीत की घटनाओं के वर्णन की तरफ ही इशारा करता है। हरिदत्त, क्या बात है। हेरोडोटस और हिस्टोरिका, मतलब अतीत को दर्ज करने की ये कोशिश काफी पुरानी है। तो अब अगर हम खास तौर पर भारतीय इतिहास पर आएं, तो ये नोट्स बताते हैं कि इसे समझने के लिए 3 बड़े कालखंडों में बांटा गया है ना? बिल्कुल। भारतीय इतिहास इतना विशाल है कि उसे समझने के लिए एक ढांचे की जरूरत पड़ती है, और ये 3 स्तरीय वर्गीकरण वही बुनियादी ढांचा है। तो ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? हाँ, ये 3 मुख्य भाग हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। आमतौर पर इसे पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा जाता है। पाषाण काल, ठीक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ये एक तरह का बीच का दौर है। अच्छा, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जहां से हमें लिखी हुई जानकारी ज्यादा मिलने लगती है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये प्रागैतिहासिक काल, ये क्या है? इसे कैसे पहचानते हैं? प्रागैतिहासिक काल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्राग यानी पहले का। तो ये इतिहास का वो सबसे शुरुआती और सबसे लंबा दौर है जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। मतलब कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं? कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई किताब, कोई अभिलेख नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलता है उस जमाने के बारे में? हाँ, वही, कैसे? तो इसकी सारी जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। मतलब खुदाई से मिली चीजें, जैसे पत्थर के औजार, पुराने मिट्टी के बर्तन, गुफाओं में बनी पेंटिंग्स, इंसानों और जानवरों के जीवाश्म, मतलब फॉसिल्स। अच्छा, सिर्फ चीजों से? जी, इन्हीं चीजों का अध्ययन करके पुरातत्वविद उस समय के जीवन को, समाज को समझने की कोशिश करते हैं। सीजे थॉमसन जैसे लोगों ने इसमें काफी काम किया, इन चीजों के आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश की। समझ गया। तो ये वो जमाना है जिसके बारे में हमें सिर्फ चीजों से पता चलता है, शब्दों से नहीं। नोट्स में ये भी लिखा है कि इस प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को और भी हिस्सों में बांटा गया है। 3 उपविभाग दिख रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत लंबा दौर था, तो इसमें भी समय के साथ बदलाव आए, इंसान ने तरक्की की, तो उसे और बारीकी से समझने के लिए इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक पीरियड। दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो सबसे पुराने से शुरू करते हैं, पुरापाषाण काल। इसका समय कब से कब तक था और क्या खास था इस दौर में? नोट्स में रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम भी है। हाँ सही, पुरापाषाण काल जो है वो मानव इतिहास का सबसे लंबा फेज है। अब इसकी शुरुआत ठीक ठीक कब हुई ये कहना तो मुश्किल है, इसलिए कहते हैं अज्ञात काल से शुरू होकर ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला। 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी आज से करीब 12,000 साल पहले तक। जी, और भारत में हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने ही 1863 के आसपास पल्लवरम में, जो चेन्नई के पास है, पहला पुरापाषाण कालीन पत्थर का औजार खोजा था। अच्छा, पहली खोज उन्होंने की? जी। इस युग के इंसान कैसा था? वो पूरी तरह शिकारी और संग्राहक था, मतलब हंटर गैदरर। गुफाओं में रहता था या चट्टानों के नीचे पत्थर के बड़े खुरदुरे औजार बनाता था। और आग की खोज का भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, ये एक बहुत बड़े युगांतरकारी खोज थी, आग पर काबू पाना। इसकी जो शुरुआती प्रमाण है वो चीन की चाओजू गुफियन गुफा जैसी जगहों से मिले हैं।
सोचिए, आग से कितनी चीजें बदल गई होंगी। हाँ, सुरक्षा मिली होगी जानवरों से, ठंड से। बिल्कुल। और आगे चलकर भोजन पकाने का रास्ता भी खुला, जिसने पोषण और शायद जीवन की लंबाई पर भी असर डाला होगा। वाकई आग पर काबू पाना तो एक मील का पत्थर रहा होगा। अच्छा, इस लंबे पुरापाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल। इसमें क्या फर्क आया? नोट्स में इसे लघु पाषाण काल भी कहा है, क्यों? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, ये करीब 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। और इसे लघु पाषाण काल यानी माइक्रोलिथिक एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौर में पत्थर के औजार बनाने की टेक्निक बेहतर हो गई। कैसे? औजार अब पहले के मुकाबले बहुत छोटे हो गए, ज्यादा नुकीले, ज्यादा सधे हुए। इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, मतलब छोटे पत्थर, साइज में बस कुछ सेंटीमीटर के। इतने छोटे? तो इनका इस्तेमाल कैसे होता था? शायद इनको हड्डी या लकड़ी के हत्थों में फिट करके ज्यादा कारगर हथियार या औजार बनाए जाते होंगे, जैसे तीर की नोक या चाकू या खुरचनी। भारत में सीएल कार्लाइल जैसे लोगों ने विंध्य क्षेत्र में ऐसे माइक्रोलिथ्स खोजे। अच्छा, तकनीक बेहतर हुई। हाँ। जीवन शैली में? हाँ, शिकार करने के तरीके बेहतर हुए। शायद तीर कमान का इस्तेमाल इसी दौर में शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है वो है पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन इसी दौर में? जी हाँ, इंसान ने कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। शायद सबसे पहले कुत्ता, फिर भेड़, बकरी। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर जैसी जगहों से इसके शुरुआती पुरातात्विक सबूत मिले हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत थोड़ी कम हुई होगी। बिल्कुल, भोजन की अनिश्चितता कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था। समझ गया। तो पशुपालन शुरू हो गया मध्य पाषाण काल में, और इसके बाद आता है नव पाषाण काल। नोट्स कह रहे हैं कि यहाँ तो पहिए का आविष्कार हुआ। इसे तो क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। नव पाषाण काल या न्यूलिथिक पीरियड, जो करीब 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला, ये मानव इतिहास में जबरदस्त बदलावों का दौर था। इसे नव पाषाण क्रांति भी कहते हैं। क्यों? पहिए के हवाले और क्या हुआ? बहुत कुछ। पहिया तो था ही, सोचे परिवहन कितना आसान हो गया होगा। फिर चाक पर मिट्टी के बर्तन बनने लगे, तो बर्तन ज्यादा अच्छे और ज्यादा बनने लगे। इसी दौरान इंसान ने पहली धातु खोजी, तांबा। उसका इस्तेमाल शुरू किया। तांबा यानी धातु युग की शुरुआत। हाँ, एक तरह से औजारों और हथियारों की दुनिया बदल गई। लेकिन शायद इस युग का सबसे बड़ा, सबसे दूरगामी प्रभाव वाला विकास था कृषि की शुरुआत। खेती यहाँ शुरू हुई। जी, इंसान ने बीज बोना, फसल उगाना, अनाज इकट्ठा करना सीखा। इसका नतीजा क्या हुआ? खाना बदोश जीवन खत्म, एक जगह टिककर रहने लगे होंगे। बिल्कुल। कृषि ने खाद्य सुरक्षा दी तो लोग एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे, गांव बने, आबादी बढ़ी, समाज थोड़ा और जटिल हुआ। और हाँ, इसी काल से हमें व्यवस्थित पूजा पाठ या धार्मिक रीति रिवाजों के भी शुरुआती निशान मिलने लगते हैं। गजब। मतलब नव पाषाण काल ने तो आज के समाज की नींव रख दी। सही कहा आपने। पत्थर के औजारों से सफर शुरू हुआ और कृषि, पशुपालन, पहिया, धातु, ये प्रागैतिहासिक काल का सफर इंसान के सीखने और बढ़ने की अद्भुत क्षमता दिखाता है। वाकई। चलिए अब इतिहास के अगले बड़े हिस्से पर आते हैं। नोट्स में है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसका क्या मतलब है? ये प्रागैतिहासिक से अलग कैसे है? आद्य ऐतिहासिक काल ये प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का पुल है एक तरह से। इसकी खास बात यह है कि इस समय तक लिखना आ गया था, मतलब लिपि का विकास हो चुका था। अच्छा, तो फिर ये ऐतिहासिक काल क्यों नहीं है अगर लिखना आ गया था तो? हाँ, यही पेच है। लिपि तो थी, लेकिन या तो हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, वो तस्वीरें जैसी दिखती हैं, पर मतलब क्या है पक्का नहीं पता। अच्छा, पढ़ नहीं पाए। और दूसरा कारण? या फिर लिपि पढ़ी भी जा सकी है तो उससे जो जानकारी मिलती है वो बहुत कम है या उसकी व्याख्या मुश्किल है। तो कुल मिलाकर हमें इस काल को समझने के लिए भी लिखित चीजों के साथ साथ और कभी-कभी उनसे ज्यादा पुरातात्विक सबूतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे शहर कैसे बसे थे, मुहरें क्या कहती हैं, बर्तन कैसे थे। समझ गया। मतलब लिखावट है पर वो या तो पहली है या फिर पूरी कहानी नहीं बताती। नोट्स में भारतीय संदर्भ में इस काल के तहत 2 खास सभ्यताओं का जिक्र है। हाँ, भारत के इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल में
मुख्य रूप से दो बड़ी और महत्वपूर्ण सभ्यताएं आती हैं। कौन सी? पहली है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। जी, इसका समय मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कुछ लोग कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व भी मानते हैं। इनकी अपनी लिपि थी, मोहरों पर मिलती है, पर हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन इनकी नगर योजना, पक्की ईंटें, नालियां, हाँ, वो कमाल की थी। हाँ, वो तो है। और दूसरी सभ्यता? दूसरी है वैदिक सभ्यता। इसका काल सिंधु घाटी के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता मतलब वेदों वाली? हाँ, इसका नाम वेदों पर ही पड़ा, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। हालांकि वेद शुरू में लिखे नहीं गए थे, उन्हें सुनकर याद रखा जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी। श्रुति परंपरा जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उन्हें लिखा बहुत बाद में गया। इसलिए इस काल को समझने के लिए भी हमें वैदिक साहित्य के साथ साथ पुरातात्विक सबूतों, जैसे एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन होते थे, चित्रित धूसर मृद्भांड, पेंटेड ग्रेववेयर, उनके अवशेषों का भी सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, तो सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। जी हाँ, इन्होंने आगे चलकर भारतीय समाज, धर्म, दर्शन की नींव रखी। बहुत महत्वपूर्ण दौर थे ये दोनों। अब हम आते हैं वर्गीकरण के आखिरी पड़ाव पर, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। जैसा नाम से लग रहा है, क्या ये वो समय है जिसके बारे में हमारे पास साफ साफ लिखे हुए सबूत हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। ऐतिहासिक काल वहीं से शुरू होता है जहां से हमें ऐसे लिखित सबूत मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। किस तरह के लिखित सबूत? कई तरह के, जैसे पत्थरों या खंभों पर लिखे शिलालेख, सिक्के जिन पर राजाओं के नाम या तारीखें होती हैं, तांबे की प्लेटों पर लिखे दानपत्र, साहित्यिक किताबें, धार्मिक भी और गैर धार्मिक भी, और जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने जो लिखा वो सब। अच्छा, काफी कुछ है। हाँ, इन सब चीजों से हमें उस समय की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति के बारे में काफी विस्तार से और साफ जानकारी मिलती है। पुरातात्विक चीजें अभी भी जरूरी हैं, पर अब वो लिखित जानकारी को सहारा देती हैं या उसकी पुष्टि करती हैं। ठीक है, और इस ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया है ना, पढ़ने पढ़ाने में आसानी के लिए। जी हाँ, भारत का ऐतिहासिक काल भी बहुत लंबा है, तो उसे भी आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, ये तो स्कूल में भी पढ़ा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जरा संक्षेप में बता सकती हैं इनकी समय सीमा और मुख्य बातें? जरूर। पहला है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ये करीब 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब महाजनपद बन रहे थे, और 712 ईस्वी तक चलता है, जब अरबों ने सिंध पर हमला किया। अच्छा, 600 बीसी से 712 एडी तक। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, जैसे मौर्य साम्राज्य, जिसने पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक किया। फिर गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसी दौर में बौद्ध और जैन धर्म फैले और हिंदू धर्म का भी विकास हुआ। साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर में बहुत काम हुआ। मौर्य, गुप्त, हाँ। फिर दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मिडीवल हिस्ट्री। ये 712 ईस्वी से शुरू होकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। 712 से 1707 तक? ये कौन सा दौर था? इसकी शुरुआत में उत्तर भारत में राजपूत राजा थे, फिर भारत में इस्लाम आया, तुर्कों के हमले हुए, दिल्ली सल्तनत बनी, फिर मुगल आए, जिन्होंने फिर से भारत को जोड़ा और कला संस्कृति पर बहुत असर डाला। दक्षिण में भी विजयनगर जैसे ताकतवर राज्य थे। भक्ति और सूफी आंदोलन भी इसी समय हुए। मराठा ताकत भी इसी दौर में उभरी। ये मिला जुला दौर था, टकराव भी था, मेलजोल भी। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ठीक है। और तीसरा और आखिरी है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ये 1707 से शुरू होकर भारत की आजादी यानी 1947 तक। 1707 से 1947 तक। इसमें क्या हुआ? औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर हुए तो कई छोटी छोटी ताकतें उभरीं। फिर यूरोप की कंपनियां आईं, खासकर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो ये दौर है ब्रिटिश राज का, उनके असर का। फिर 1857 का विद्रोह, समाज सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का उठना, आज़ादी की लंबी लड़ाई और आखिर में आज़ादी और बंटवारा।
इसी समय आधुनिक शिक्षा, प्रशासन वगैरह की भी नींव पड़ी। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, हर दौर की अपनी कहानी है, अपनी विरासत। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो भारतीय इतिहास को समझने का ये जो ढांचा है, ये हमें 3 मुख्य पड़ावों से गुजारता है। प्रागैतिहासिक, जब लिखावट नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक, लिखावट थी पर पढ़ी नहीं जा सकी या कम थी। और ऐतिहासिक, जब से पढ़े जाने वाले लिखित सबूत भरपूर हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ बांटने की लकीरें नहीं है, ये असल में इंसान के विकास की कहानी है। कैसे इंसान ने पत्थर से शुरुआत की, फिर खेती सीखी, गांव बसाए, शहर बनाए, लिखना सीखा, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और आखिरकार एक आधुनिक देश बना। हर अगला कदम पिछले कदम पर टिका है। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अतीत की परतें एक दूसरे पर जमी हुई हैं और आज का वजूद उसी नींव पर खड़ा है। चाहे वो प्रागैतिहासिक काल के आविष्कार हों या मध्यकाल का सांस्कृतिक मेलजोल या आधुनिक काल के विचार और संघर्ष, सब कुछ आज के भारत को बनाता है। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्रांतिकारी आविष्कारों की बात की, आग, पहिया, खेती। जरा सोचिए, हजारों साल गुजर गए, पर ये पुरानी खोजें आज भी हमारी रोज की जिंदगी को कितने गहरे, कितने बुनियादी तरीकों से प्रभावित करती हैं। शायद हम उतना सोचते भी नहीं। इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये असल में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े सवाल और उनके जवाब हैं। हाँ, नमस्कार। और ये स्रोत जैसे आरआरबी, यूपीएससी, पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर जो हैं, ये हमें पाषाण काल से लेकर गुप्त काल और उसके बाद तक के भारत की एक अच्छी खासी झलक देते हैं। बिल्कुल, इनमें सभ्यताओं, धर्मों, शासकों, कला और साहित्य से जुड़ी कई, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए लगते हैं। जी। तो हमारा आज का मिशन है इन थोड़ी बिखरी हुई परीक्षा केंद्रित सामग्रियों में से ज्ञान के मोतियों को चुनना और प्राचीन भारत की एक संक्षिप्त लेकिन उम्मीद है रोचक तस्वीर पेश करना। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि एक कहानी सी बुनी जा सके इन तथ्यों से। चलिए तो इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआती निशान पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, मतलब पाषाण काल से। इन स्रोतों में कुछ अहम जगहों का जिक्र है, जैसे सोहन या सोन नदी घाटी। इसका संबंध पूरा पाषाण काल यानी बहुत पुराने पत्थर युग से है। हाँ, और भीमबेटका की गुफाएं भी, वो तो मध्य पाषाण काल की हैं। वहां के शैल चित्र तो खैर अद्भुत है। बिल्कुल। और नव पाषाण काल के लिए बुर्ज होम का जिक्र है कश्मीर में। वहां से गड्ढों वाले घर मिले। जी, गर्त आवास कहते हैं उन्हें। और एक खास बात और, इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत भी मिले हैं बुर्ज होम से। ये उस जमाने के रीति रिवाजों पर रोशनी डालता है। अच्छा। और हाँ, दक्षिण भारत के वो बड़े बड़े पत्थर की कब्रें, मतलब महापाषाण समाधियां, वो लौह युग से जुड़ी हैं। राजस्थान की आहार सभ्यता का भी जिक्र है, जो तांबा गलाने में माहिर थे। तो ये पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की झलक हुई। इसके बाद आती है भारत की पहली महानगरीय सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। स्रोत बताते हैं कि ये लगभग 3000 ईसा पूर्व जितनी पुरानी हो सकती है। और इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि वही पहला स्थल था जो खोजा गया था। जी हाँ, रावी नदी के किनारे एक और मशहूर शहर था मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब है मृतकों का टीला। वो सिंधु नदी के किनारे था, आज के पाकिस्तान के लड़काना जिले में। और ये फैली कहाँ तक थी? मतलब इसका विस्तार कितना था? अरे ये तो बहुत बड़े इलाके में फैली थी। आप सोचिए, उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद तक। अच्छा। और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडौर से लेकर पूर्व में मेरठ के पास आलमगीरपुर तक, मतलब करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं को मिला दें तो उससे भी बड़ा इलाका था। कमाल है। और इनके घर, शहर कैसे बने होते थे? सुना है पकी ईंटों का बहुत इस्तेमाल था। हाँ बिल्कुल, पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन ईंटों का आकार अक्सर एक मानक अनुपात में होता था, एक रूपता थी। और वो मोहरें, वो भी बड़ी मशहूर है। जी, हड़प्पा की मोहरें ज्यादातर सेल खड़ी, मतलब स्टीटाइट माम के नरम पत्थर से बनी होती थीं, चौकोर आकार के, लगभग 2x2 इंच की,
उन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ लिखावट होती थी जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। तो इनका इस्तेमाल किस लिए होता था? व्यापार वगैरह? हाँ, लगता तो यही है कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, शायद सामान की गांठों पर ठप्पा लगाने के लिए इस्तेमाल होती होंगी। गुजरात में धोलावीरा का भी जिक्र है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाँ, धोलावीरा एक बेहतरीन नियोजित शहर था। इसकी खोज जगतपति जोशी ने की थी। और लोथल, वो भी गुजरात में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। बंदरगाह मतलब समुद्री व्यापार? जी हाँ, लोथल से बाकायदा एक गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड का ढांचा मिला है। ये दिखाता है कि उनका समुद्री व्यापार कितना उन्नत था। वे कच्चा माल भी दूर दूर से मंगाते थे, जैसे कार्नेलियन भरूच से, सेलखड़ी राजस्थान या गुजरात से, धातु राजस्थान से। अफगानिस्तान का भी जिक्र है, शौर्तुगई। हाँ, शौर्तुगई अफगानिस्तान में था और वो लाजवर्द मणि यानी लैपिस लजुली के स्रोत के पास था। ये दिखाता है कि उनके व्यापारिक संपर्क कितने दूर तक थे। पर एक सवाल मन में आता है, क्या उनके यहाँ मिस्र के पिरामिडों जैसे विशाल स्मारक या मेसोपोटामिया जैसे भव्य मंदिर थे? समाज कैसा था उनका? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोतों के मुताबिक हड़प्पा में विशाल राजकीय महल या मंदिरों के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पिरामिड या जिगुरैट जैसा ढांचा मिला हो। अच्छा, तो पूजा पाठ नहीं करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा के संकेत तो मिलते हैं, जैसे मातृदेवी की काफी मूर्तियां मिली हैं। एक मोहर पर योगी जैसी मुद्रा में बैठे देवता हैं जिन्हें पशुपति कहा गया है। तो देवी और देवता दोनों की पूजा के संकेत हैं, पर भव्य मंदिर बनाने पर शायद जोर नहीं था। और युद्ध, क्या वे घोड़े वाले रथ इस्तेमाल करते थे? देखिए, घोड़े की हड्डियां तो कुछ जगहों से मिली हैं, लेकिन युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करने का कोई ठोस निर्विवाद प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। लेकिन नावों का इस्तेमाल पक्का था। हाँ, वो पक्का था। मोहनजोदड़ो से नाव का चित्र मिला है, लोथल से मॉडल मिला है, और गोदीवाड़ा तो है ही। समुद्री व्यापार में नाव का इस्तेमाल जरूर होता था। तो संक्षेप में कहें तो हड़प्पा एक बहुत ही सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। मानकीकृत ईंटें, मोहरें, बाट, विकसित जल निकासी व्यवस्था और दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध, ये सब इसकी खासियत थी। बिल्कुल, एक उन्नत कांस्य युगीन शहरी संस्कृति। वेदों का युग। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। हमारे स्रोत वेदों पर काफी जानकारी देते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ना? जी हाँ, ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो अलग अलग देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। कहते हैं वेद सुने सुने याद रखे जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे, इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। अच्छा, श्रुति मतलब जो सुना गया हो। बिल्कुल। वैदिक देवताओं को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, जैसे पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायु, और आकाश यानी द्योस्थान के देवता सूर्य, वरुण, उषा। वरुण का नाम सुना है। उन्हें नैतिक व्यवस्था का संरक्षक मानते थे। हाँ, वरुण को ऋत का निरीक्षक माना जाता था। ऋत का मतलब सिर्फ प्राकृतिक नियम नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक व्यवस्था भी था। और अग्नि देवता का भी बड़ा महत्व था। अक्सर ऋग्वेद के मंडलों का पहला सूक्त अग्नि को ही समर्पित होता है। उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना जाता था। और वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो किस वेद में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। और हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं जो दार्शनिक विचारों पर केंद्रित हैं। वैदिक काल का समाज कैसा था? क्या वर्ण व्यवस्था यहीं शुरू हुई? ऋग्वैदिक काल का समाज शुरुआत में काफी हद तक कबीलाई था। पंचजन जैसे शब्द मिलते हैं जो शायद 5 प्रमुख कबीलों जैसे यदु, पुरु, तुर्वज के लिए इस्तेमाल होते थे। किक्कट का जिक्र है कि वो पंचजन में नहीं थे। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। वशिष्ठ जैसे पुरोहितों का भी जिक्र है। लेकिन धीरे धीरे, खासकर उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद में, समाज 4 वर्णों में विभाजित होने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन कर्म और जन्म दोनों पर आधारित होने लगा। और विवाह के नियम वर्ण संकर का जिक्र है। हाँ, बाद के सूत्रकाल में वर्ण के सीमाओं का उल्लंघन करके होने वाले विवाह से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर माना जाता था। आजीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। खेतीबाड़ी कैसी थी? खेती महत्वपूर्ण थी। अनाज के नाम मिलते हैं। चावल के लिए व्रीहि, मूंग के लिए मुद्ग,
जौ के लिए यव और गन्ने के लिए इक्षु। पशुपालन भी अहम था, खासकर गाय का। और वो खास तरह के मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर भांड। जी, पेंटेड ग्रेवेयर या पीजीडब्ल्यू, ये खास तरह के स्लेटी रंग के बर्तन होते थे जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। इन्हें अक्सर उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, खासकर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ इस दौरान। वेदांग ज्योतिष, षड्दर्शन। हाँ बिल्कुल, लगत को वेदांग ज्योतिष का लेखक माना जाता है, जो ज्योतिष पर शायद सबसे पुरानी रचनाओं में से है। और भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक मकतब यानी स्कूल, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनकी जड़ें भी इसी दौर या इसके तुरंत बाद के समय में खोजी जा सकती हैं। योग तो आज भी बहुत प्रचलित है। जी हाँ। और इन दर्शनों के साथ साथ धर्म और रीत के विचार बहुत केंद्रीय थे। धर्म का मतलब था व्यक्ति के कर्तव्य, उसके दायित्व, और रीत की वो सार्वभौमिक, नैतिक और लौकिक व्यवस्था जो सब कुछ संचालित करती थी। लेकिन क्या इस समय मंदिर होते थे? नहीं, स्रोतों में मंदिरों का कोई जिक्र नहीं मिलता। वैदिक आर्यों की पूजा का मुख्य तरीका यज्ञ था, जो खुले में या खास बनी यज्ञशालाओं में किए जाते थे। मूर्ति पूजा का भी प्रचलन नहीं था ऋग्वेदिक काल में। नए विचार, नए राज्य, महाजनपद, जैन और बौद्ध धर्म। तो वैदिक काल के बाद लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बड़े बड़े राज्य बनने लगे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। हाँ, करीब 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है, जैसे काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। जी, स्रोत बताते हैं कि प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मगध का शासक बिंबिसार, जो हर्यक वंश का था, वो महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसी ने मगध के उत्कर्ष की नींव रखी। बाद में उसके बेटे अजातशत्रु ने उसे मारकर गद्दी हासिल की, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये दुखद घटनाएं भी इतिहास का हिस्सा हैं, पर यही वो दौर था जब गंगा घाटी में एक वैचारिक क्रांति भी हो रही थी। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था की जटिलताओं के विरोध में कई नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन खड़े हुए, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख थे। बिल्कुल। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर धर्म का मार्ग दिखाया। पहले ऋषभदेव थे और 24वें और अंतिम थे वर्धमान महावीर। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? त्रिरत्न का जिक्र आता है। हाँ, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न यानी 3 रत्नों का पालन जरूरी माना गया है। सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र, सही आचरण। अच्छा, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से अलग हैं? हाँ बिल्कुल, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, धर्म और संघ। स्रोत बताते हैं कि शायद किसी परीक्षा में इसको लेकर भ्रम हुआ था और सवाल रद्द करना पड़ा था। खैर, जैन दर्शन ये भी मानता है कि दुनिया का निर्माण और रखरखाव किसी ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि ये शाश्वत सार्वभौमिक नियमों से संचालित होती है। और अहिंसा पर बहुत जोर है। जी, अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन साधुओं का जीवन तो 5 महाव्रतों से अनुशासित होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हाँ, उनका जन्म शाक्य गणराज्य के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी वन, आज के नेपाल में हुआ था। लेकिन उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। जी, सांसारिक दुखों को देखकर उनका मन विचलित हो गया और वे सत्य की खोज में निकल पड़े। काफी तपस्या के बाद उन्हें बोध गया, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान यानी बोधि प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में वाराणसी के पास अपने 5 पुराने साथियों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गति देना। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कोसल की राजधानी थी। हाँ, क्योंकि श्रावस्ती उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और वहां बहुत लोग आते जाते थे। उनका महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है?
और उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया, ये महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। पिटक का मतलब होता है टोकरी। इसमें 3 पिटक है। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद है, विनय पिटक, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम है, और अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की गूढ़ बातें हैं। और भाषा? बुद्ध ने अपने उपदेश आम लोगों की भाषा पाली में दिए। संस्कृत उस समय विद्वानों की भाषा थी, लेकिन बुद्ध चाहते थे कि उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, इसलिए उन्होंने पाली को चुना। जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं? जी हाँ, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनके माध्यम से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध किन आचार्यों से मिले थे? आलार कलाम का जिक्र है। हाँ, ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम पहले आलार कलाम के पास गए, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। फिर वे उद्रक रामपुत्र के पास भी गए। आलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल है। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा या इच्छा। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। और दूसरा सत्य प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या करता है। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत। इसका मतलब है कि हर घटना या वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, कुछ भी आकस्मिक या अकारण नहीं है। ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। बाद में बौद्ध धर्म में कई शाखाएं बन गई। महायान का जिक्र है। जी, समय के साथ विचारों में मतभेद हुए और कई शाखाएं बनी, जैसे थेरवाद या हीनयान और महायान। महायान शाखा औपचारिक रूप से कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में अस्तित्व में आई। और कनिष्क के समय ही बुद्ध को देवता का स्थान मिला। हाँ, महायान शाखा में बुद्ध को केवल महापुरुष ही नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति और देवता के रूप में भी पूजा जाने लगा। बोधिसत्व की अवधारणा भी महायान में महत्वपूर्ण हो गई। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग का भी जिक्र है। वो विजयवाड़ा क्यों गए थे? ह्वेनत्सांग 7वीं सदी में भारत आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी कुछ समय रहकर अध्ययन किया था। वो नालंदा में भी काफी समय रहे थे। आखिर में चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ये अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। चैत्य मूलतः पूजा स्थल या प्रार्थना कक्ष होता है, जिसमें अक्सर केंद्र में एक स्तूप होता है, जबकि विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, मतलब एक मठ या आवास। भारत का पहला साम्राज्य मौर्य वंश। चलिए, अब आते हैं भारत के पहले विशाल साम्राज्य पर, मौर्य वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की थी और उसकी सेना में शामिल हुए थे युद्ध कौशल सीखने के लिए। क्या ये सही है? देखिए, कुछ यूनानी लेखक जैसे प्लूटार्क और जस्टिन ऐसा लिखते तो हैं कि चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई थी, लेकिन इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है और उनकी सेना में शामिल होने वाली बात तो काफी संदिग्ध लगती है। हाँ, ये जरूर है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। और एक और बात, स्रोत में लिखा है बैरम खां उनका संरक्षक। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मार्गदर्शक चाणक्य कौटिल्य थे। ये सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था? जी हाँ, बिल्कुल। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी साम्राज्य का शासक सेल्यूकस निकेटर बना था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराया और संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान के इलाके भी दिए। और मेगास्थनीज इसी सेल्यूकस का राजदूत था? जी, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पाटलिपुत्र में आया था। उसने यहाँ जो देखा सुना उसे इंडिका नाम की किताब में लिखा। हालांकि मूल इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, पर बाद के यूनानी लेखकों ने उसके अंशों का इस्तेमाल किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था? हाँ, उसने लिखा कि भारतीय समाज 7 जातियों या वर्गों में बंटा है। दार्शनिक, किसान, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। ये शायद वर्ण व्यवस्था की उसकी अपनी समझ थी। और उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। ये भी एक दिलचस्प बात है। मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। हो सकता है कि भारत में दासों की स्थिति यूनान जैसी ना हो या उसे ठीक से समझ ना आई हो।
चंद्रगुप्त ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। हाँ, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना थी और चंद्रगुप्त ने इसे अपने विशाल साम्राज्य का केंद्र बनाया। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बना। उसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जी हाँ, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उसने अपने बेटे अशोक को भेजा था। उस समय अशोक अवंती, उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते थे। हाँ, यूनानी लेखों में उसे अमित्रोकेडीज या अमित्रघात कहा गया है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके दरबार में यूनान से डायमिकस नाम का राजदूत भी आया था। और फिर आए बिंदुसार के बेटे अशोक महान, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक। बिल्कुल, अशोक का शासनकाल लगभग 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। उनका राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुआ कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व बहुत निर्णायक माना जाता है। हाँ, कलिंग आज का ओडिशा पर विजय तो मिली, लेकिन युद्ध में हुए भयानक रक्तपात और विनाश ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जो सबसे लंबा शिलालेख है। तो इस युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? अशोक ने युद्ध की नीति त्याग दी और धम्म विजय यानी धर्म द्वारा विजय की नीति अपनाई। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने इसे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। उन्होंने अपने संदेश चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए। जी, अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये ज्यादातर प्राकृत भाषा में हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में यूनानी और आरामी लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। मुख्य लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? इसे 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसने अशोक और मौर्य काल के इतिहास को समझने में मदद की। अशोक के अभिलेखों से क्या खास जानकारी मिलती है? उन्हें देवनामप्रिय कहा गया है। अशोक को उसके अभिलेखों में आमतौर पर देवनामप्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदसी, देखने में प्रिय कहा गया है। इन अभिलेखों से उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीतियों, उसके धम्म के स्वरूप और उसके लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है। जैसे एक शिलालेख में वो कहते हैं, सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, संतान है। जी, ये पृथक कलिंग शिलालेख आई में मिलता है। इससे उनकी प्रजा के प्रति उनकी भावना का पता चलता है। उनके दूसरे मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र का भी उल्लेख है, जो उनके साम्राज्य से बाहर थे पर उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मौर्य प्रशासन की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, का अर्थशास्त्र सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि मुख्यतः शासन कला, राजनीति और सैन्य रणनीति पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इसकी तुलना अक्सर मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। इसमें अधिकारियों का जिक्र है, तीर्थ। हाँ, अतारा तीर्थों यानी प्रमुख विभागाध्यक्षों या मंत्रियों का उल्लेख है, जैसे समाहर्ता, जो राजस्व संग्रह और आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था, पौतवाध्यक्ष, जो बाट और माप का प्रभारी था, आक्राध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष था। राजुक कौन थे? राजुक मौर्य शासन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो जनपद स्तर पर न्याय और भूमि माप जैसे काम देखते थे। अशोक ने उन्हें न्यायिक अधिकार भी दिए थे। कौटिल्य ने अकाल राहत के लिए भी कुछ सुझाव दिए थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कौटिल्य ने शायद सबसे पहले अकाल जैसी आपदा से निपटने के लिए काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों की बात कही थी। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला की क्या खास बातें हैं? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूप बनवाए। माना जाता है कि सांची, मध्य प्रदेश का स्तूप सबसे अच्छी स्थिति में है और सर्वश्रेष्ठ स्तूपों में गिना जाता है। हालांकि इसका विस्तार बाद के कालों में भी हुआ। और सारनाथ का सिंह स्तंभ? हाँ, सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो अशोक ने ही बनवाया था। इसके ऊपर 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। नीचे आधार पर चक्र और 4 पशु, सिंह, वृषभ, बैल, अश्व, घोड़ा और हाथी उत्कीर्ण है। स्रोत में ये पूछा गया है कि कौन सा पशु नहीं है, तो मृग, हिरण उसमें नहीं है।
बराबर की गुफाएं भी अशोक ने बनवाई थीं। जी, गया के पास बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए दान में दी थीं। मौर्य काल में सिक्के कौन से चलते थे? मौर्य काल में मुख्यतः चांदी और तांबे के आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन्स चलते थे। इन पर अलग अलग चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। कोई राजा का नाम या तारीख नहीं होती थी। मौर्यों के बाद का भारत शुंग, कण्व, सातवाहन, शक, कुषाण, चेदी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में शुंग वंश की स्थापना हुई। हाँ, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली लगभग 185 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। स्रोत में 4 का जिक्र है, लेकिन कुछ और कहते हैं। हाँ, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय आमतौर पर वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम को दिया जाता है, तो स्रोत में शायद थोड़ी गड़बड़ी है। शुंगों के बाद कण्वा आए और दक्कन में सातवाहन शक्तिशाली हुए। जी, सातवाहनों ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से पर शासन किया। उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी। गौतमीपुत्र सातकर्णी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। अमरावती का स्तूप, जो बाद में महायान केंद्र बना, सातवाहन काल में ही विकसित होना शुरू हुआ था और उसमें आर्यक स्तंभ की विशेषता मिलती है। इसी दौर में विदेशी आक्रमण भी हुए। शक, कुषाण। हाँ, मध्य एशिया से शक और फिर कुषाण कबीले भारत आए। शकों ने पश्चिमी भारत में अपने राज्य स्थापित किए। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है ये? एक तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। दूसरा, इसी से पता चलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जिसका निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। रुद्रदामक शब्द का भी जिक्र है। हाँ, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में रुद्रदामक शब्द शायद शक राजा रुद्रदामन द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के के लिए इस्तेमाल हुआ है। शकों के बाद कुषाण आए। इनका सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था। जी हाँ, कुषाण वंश की स्थापना तो कुजुल कटफिसिस ने की थी, जो चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। लेकिन सबसे महान शासक कनिष्क ही हुआ, लगभग 78 ईस्वी से। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हाँ, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, खासकर महायान शाखा का। उसी के समय चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श हुआ और महायान शाखा औपचारिक रूप से स्थापित हुई। मथुरा कला शैली का विकास भी कनिष्क के समय हुआ। जी, कनिष्क के समय कला की 2 प्रमुख शैलियां फली फूली। गांधार शैली, जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव था, और मथुरा शैली, जो स्वदेशी थी। बुद्ध की पहली खड़ी प्रतिमाएं शायद मथुरा शैली में ही बनी। कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। हाँ, कुषाणों ने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए, जो रोमन सिक्कों से प्रभावित थे। उनका चीन के हान राजवंश से भी संपर्क और कभी-कभी संघर्ष भी हुआ। कनिष्क के अधीन क्षत्रप, गवर्नर जैसे खरपल्लान और वनस्फर भी शासन करते थे। और कलिंग, उड़ीसा में चेदी वंश का खारवेल। हाँ, उसी दौर में कलिंग में चेदी या चेत वंश का राजा खारवेल हुआ, जो जैन धर्म का अनुयायी था। उसका हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी, ओडिशा, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। इस काल में व्यापार भी जोरों पर था। यवन प्रिय शब्द का जिक्र है। हाँ, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार बहुत लाभप्रद था। काली मिर्च यूनानियों, यवनों और रोमनों को इतनी पसंद थी कि संस्कृत ग्रंथों में उसे यवन प्रिय कहा जाने लगा। गुप्त साम्राज्य, एक सुनहरा दौर। मौर्यों के बाद भारत को फिर से एक बड़े साम्राज्य के तहत राजनैतिक एकता देने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। हाँ, संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन वंश का वास्तविक शक्तिशाली संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319-334 ई को माना जाता है, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत भी शायद उसी के राजारोहण से हुई, 319-20 ई। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। जी, मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए, जो महान विजेता माने जाते हैं। बिल्कुल। समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ये इलाहाबाद, अब प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर ही खुदी हुई है और संस्कृत भाषा में है।
इसमें उनकी उत्तर भारत आर्यावर्त और दक्षिण भारत दक्षिणापथ की विजयों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के राजा महेंद्र का भी जिक्र है। हाँ, दक्षिणापथ के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया और फिर उनका राज्य लौटा दिया, उनमें कोसल दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र का भी नाम है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बहुत प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375-415 ईस्वी ने शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनके दरबार में नवरत्न होने की भी बात कही जाती है, जिनमें कालिदास जैसे विद्वान शामिल थे। चीनी यात्री फाहियान उन्हीं के समय भारत आया था। जी, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में यात्रा की और उस समय के समाज और प्रशासन का वर्णन किया, हालांकि उसने राजा का नाम नहीं लिया है। फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो बाद में ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना। कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने उत्तर पश्चिम से होने वाले हुणों के भयंकर आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका और साम्राज्य की रक्षा की। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? ये एक बहस का विषय है, लेकिन इसे स्वर्ण युग कहने के पीछे कई कारण हैं। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास हुआ। स्थिरता और समृद्धि का दौर था। विज्ञान में क्या खास हुआ? आर्यभट्ट। हाँ, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी काल के थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के सही कारण बताए और बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाई का मान भी काफी सटीकता से निकाला। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त भी थे। जी, वराहमिहिर भी एक प्रमुख खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता जैसे ग्रंथ लिखे। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की ओर संकेत किया था, न्यूटन से बहुत पहले। और साहित्य, कालिदास का नाम तो सब जानते हैं। हाँ, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम आदि के रचयिता संभवतः इसी युग के थे। शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी भी इसी काल की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो आम लोगों के जीवन का सजीव चित्रण करती है। मंदिर निर्माण कला का जन्म भी इसी काल में हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थायी मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही शुरू हुआ। पहले मंदिर सादे और छोटे होते थे, शिखर बाद में विकसित हुए। कानपुर के पास भीतर गांव का ईंटों से बना मंदिर और देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, जो शायद शिखर वाला पहला मंदिर था, इसकी शुरुआती उदाहरण है। मूर्ति कला भी बहुत परिष्कृत हो गई थी। प्रशासन और समाज में क्या बदलाव आए? सामंतवाद का विकास। हाँ, गुप्त काल में भूमि अनुदान, अग्रहार दान, ब्रह्मदेय दान देने की प्रथा बढ़ी, जिससे स्थानीय शासकों या सामंतों का प्रभाव बढ़ा। इसे सामंतवाद के उदय का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। अप्रहत और भूमि छिद्र न्याय क्या थे? अप्रहत उस भूमि को कहा जाता था जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। भूमि छिद्र न्याय एक सिद्धांत था जिसके अनुसार भूमि को सबसे पहले जोतकर आबाद करने वाले का उस पर अधिकार हो जाता था। गुप्तों के बाद और दक्षिण भारत? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक विखंडन हुआ। हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक हुए बाद में। जी, 7वीं शताब्दी में कन्नौज के वर्धन वंश के हर्षवर्धन एक शक्तिशाली सम्राट हुए। उनका साम्राज्य काफी विस्तृत था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, जो संस्कृत गद्य का उत्कृष्ट नमूना है। चीनी यात्री हुएनसांग जुआनज़ैंग हर्ष के समय ही भारत आए थे। हाँ, हुएनसांग ने हर्ष के दरबार का और उस समय के भारत का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष स्वयं भी विद्वान थे और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। हर्ष के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। जी हाँ, कन्नौज उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया था। उस पर अधिकार करने के लिए पूर्व से पाल वंश बंगाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान गुजरात और दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश दक्कन के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, जिसे त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? स्रोत में नागभट्ट प्रथम का जिक्र है। हाँ, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों, शायद अरबों के आक्रमण को रोका था और उसे वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे परंपरा के अनुसार पहला राजा हरिश्चंद्र था।
अब थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। वहां भी शक्तिशाली राज्य थे। संगम साहित्य का जिक्र आता है। हाँ, संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य का खजाना है जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा गया। इसमें उस समय के दक्षिण भारतीय राज्यों, चेर, चोल और पांडे के राजाओं, समाज, संस्कृति और युद्धों का वर्णन मिलता है। राजा के लिए कोन, मनन जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे। जी हाँ, ये तमिल शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि उस समय व्यापार भी खूब होता था। कोरकई, पूंपुहार, कावेरीपट्टनम और मुचीरी, मुजीरिस जैसे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। बाद के समय में चोल वंश बहुत शक्तिशाली हुआ, खासकर अपनी नौसेना के लिए। हाँ, लगभग 9वीं से 13वीं सदी तक चोलों का दबदबा रहा। राजराज चोल प्रथम लगभग 950। दक्षिण भारत के इतिहास पर हाँ, उन 3 महान राजवंशों की बात करेंगे। पल्लव, चालुक्य और चोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं ये। बिल्कुल, जिन्होंने मतलब एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी कला, इनके युद्ध और उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर काफी रोशनी डालते हैं। सही। तो हमारा इरादा यही है कि ये जो थोड़ा जटिल इतिहास लगता है ना, इसको खोलकर समझें। जो महत्वपूर्ण शासक हुए, उनकी राजधानियां कहाँ थीं, हाँ, और उनकी क्या खास उपलब्धियां थीं, उनकी विरासत जो आज भी दिखती है उस पर बात करें। और ये उन सब के लिए फायदेमंद होगा जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस दक्षिण भारत के इस शानदार अतीत को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहाँ से शुरू करें? पल्लवों से? हाँ, पल्लवों से शुरू करना ठीक रहेगा। उनकी राजधानी थी कांची, मतलब आज का कांचीपुरम। अच्छा, और ये आए कहाँ से? मतलब किनके बाद इनका शासन शुरू हुआ? जो जानकारी है उसके हिसाब से इन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर इलाके के इक्ष्वाकुओं की जगह ली थी। इसका प्रमाण भी मिलता है पल्लव राजा सिंहवर्मन का एक मंचीकल्लू शिलालेख। मंचीकल्लू शिलालेख, हाँ सुना है। ये तो काफी पुराना होगा फिर। हाँ, ये शुरुआती शिलालेखों में से है। प्राकृत भाषा और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में है। इससे उनके शुरुआती दौर का पता चलता है। और पल्लवों का नाम आते ही सबसे पहले तो उनके मंदिर और वास्तुकला ध्यान में आते हैं। महाबलीपुरम। बिल्कुल, पल्लव मतलब कला और वास्तुकला के महान संरक्षक। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम जिसे कहते हैं, वहां के जो अद्भुत मंदिर हैं, खासकर वो पंचरथ। हाँ, वो तो कमाल है। एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं ना। हाँ, मोनोलिथिक हैं। हाँ, एक ही विशाल पत्थर से तराशे हुए। इनमें भीम रथ सबसे बड़ा है। ये राजा महेंद्र वर्मन और उनके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम के समय बने। अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका नाम तो कई बार आता है। इन्हें महामल्ल या मामल्य भी कहते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, शायद इसी मामल्ल नाम से ही मामल्लपुरम नाम पड़ा। ये उपाधि उनकी शक्ति दिखाती है। और उन्होंने तो वापापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था। हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी। पुलकेशिन द्वितीय उस समय के बहुत ताकतवर शासक थे। उनको हराने के बाद ही नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापिकोंडा की उपाधि ली थी। वातापिकोंडा यानी वातापी का विजेता। बिल्कुल, और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, उन्होंने समुद्र पर भी ध्यान दिया। 642 ईस्वी के आसपास सीलोन यानी श्रीलंका पर 2 बार नेवी भेजी थी। अच्छा, ये तो उनकी नौसैनिक शक्ति भी दिखाता है। कला और युद्ध के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ था। कांची घटिका का जिक्र सुना है मैंने, ये क्या था? घटिका, हाँ, ये कांचीपुरम में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जैसे आज यूनिवर्सिटीज होती है ना, कुछ वैसे ही। अच्छा, ये अक्सर मंदिरों से जुड़े होते थे और पल्लव राजाओं ने इन्हें खूब संरक्षण दिया। मतलब ज्ञान और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे वो। ये तो बढ़िया बात है। और एक और राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उपाधि थी राज सिंह। वो भी कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। जो मशहूर संस्कृत लेखक हैं दंडिन, वो उन्हीं के दरबार में थे। दंडिन, जिन्होंने दशकुमार चरित लिखी। हाँ, वही दशकुमार चरित के लेखक दंडिन। तो पल्लवों ने कला, वास्तुकला, शिक्षा, साहित्य सबको बढ़ाया। तो संक्षेप में कहें तो पल्लव मतलब भव्य मंदिर, रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत और शिक्षा को बढ़ावा। हाँ, अब इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे चालुक्य, उनकी बात करते हैं, वातापी वाले। हाँ, वातापी या बादामी के चालुक्य, जो आज कर्नाटक में है। इनकी नींव रखी थी पुलकेशिन प्रथम ने। लेकिन सबसे फेमस तो पुलकेशिन द्वितीय हुए, है ना? बिल्कुल, पुलकेशिन द्वितीय का नाम तो इतिहास में दर्ज है हर्षवर्धन को हराने के लिए। हाँ, सम्राट हर्षवर्धन।
उत्तर भारत के इतने बड़े सम्राट को उन्होंने रोक दिया था। हाँ, नर्मदा नदी के किनारे हुई थी लड़ाई और हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा भी उन्होंने कदम्ब, गंग जैसे कई राजवंशों को हराया और इन सब जीत का जिक्र हमें मिलता है ऐहोल शिलालेख से। वो बहुत फेमस है शायद। हाँ, ऐहोल शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, संस्कृत भाषा में, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। और इसमें पुलकेशिन की तारीफें हैं। हाँ, उनकी विजयों का बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। और एक और खास बात, इसमें महाकवि कालिदास का भी नाम आता है। अच्छा, कालिदास का जिक्र? हाँ, ये तो कमाल है। इससे उस समय के लिटरेचर का भी पता चलता है। बिल्कुल। ये चालुक्य इतिहास के लिए एक बहुत ही कीमती सोर्स है। उसी समय में वो चीनी यात्री हुएन त्सांग भी तो आए थे भारत। हाँ, क्या वो चालुक्य राज्य में भी गए? हाँ, हुएनसांग ने चालुक्य साम्राज्य का दौरा किया था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के समाज और राजा पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के बारे में लिखा है। और चालुक्यों की एक और बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है वो ये कि उनके राज में महिलाओं को भी ऊंचे प्रशासनिक पद मिलते थे, जैसे प्रोविंशियल गवर्नर तक बनाया जाता था। सच में, प्रांतीय गवर्नर, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की बात लगती है ना? काफी प्रगतिशील सोच थी। लेकिन एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। सुना है चालुक्यों ने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे, इतनी बड़ी शक्ति होकर। हाँ, जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बाकी बड़ी शक्तियां तो अपने सिक्के चलाती थी। तो फिर व्यापार कैसे होता था? हो सकता है बार्टर सिस्टम ज्यादा चलता हो, या शायद उनके सिक्के अभी तक मिले नहीं हैं। इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। उनका प्रभाव ज्यादातर दक्कन और दक्षिण भारत में ही रहा। तो चालुक्य मतलब मिलिट्री पावर, हर्षवर्धन को रोकना और प्रशासन में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, अब आते हैं उन पर जो अपनी नेवी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मशहूर हैं, चोल। इनका इतिहास तो बहुत पुराना है, संगम काल तक जाता है। लेकिन जिस शक्तिशाली चोल साम्राज्य को हम जानते हैं उसका उदय हुआ 9वीं शताब्दी में। और इसकी शुरुआत की विजयालय ने, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। बिल्कुल, विजयालय ने तंजौर पर कब्जा किया, जो आज तंजावुर कहलाता है, और उसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं से चोल शक्ति का दोबारा उदय हुआ। विजयालय ने कोई उपाधि भी ली थी? हाँ, उन्होंने पारकेश्वरी की उपाधि ली और बाद में चोल राजा बारी बारी से पारकेश्वरी और राजकेश्वरी की उपाधियां लेते रहे। उन्होंने तंजौर में निशुंभ सुदिनी देवी यानी दुर्गा माँ का एक मंदिर भी बनवाया। अच्छा, और चोलों की एक पॉलिसी थी ना कि वो युवराज पहले ही घोषित कर देते थे। हाँ, ये बहुत समझदारी वाली बात थी। राजा अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता था। इससे गद्दी के लिए लड़ाई झगड़े कम होते थे और राज्य में स्थिरता बनी रहती थी। फिर आए वो दो महान राजा, राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम। हाँ, इन्होंने चोल साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचा दिया। राजराजा प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 985 से 1014 ईस्वी तक था, वो एक महान विजेता थे। उन्होंने क्या क्या जीता? उन्होंने चेर और पांडे राजाओं को हराया, उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया और सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत शक्तिशाली नौसेना बनाई। और तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर भी तो उन्होंने ही बनवाया। हाँ, वो भव्य बृहदीश्वर मंदिर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो राजराजा प्रथम की ही देन है। द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है वो। और फिर उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो उनसे भी आगे निकल गए। राजेंद्र प्रथम, उनका शासनकाल लगभग 1014 से 1044 ईस्वी। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, पूरी श्रीलंका जीत ली। और गंगा तक पहुंच गए थे, उत्तर भारत में। हाँ, उनकी सेनाएं गंगा नदी तक पहुंच गईं और इसी जीत की याद में उन्होंने उपाधि ली गंगईकोंडा चोल। गंगईकोंडा चोल का था। बिल्कुल, और सिर्फ उपाधि नहीं, इसी नाम से एक नई राजधानी भी बसाई, गंगईकोंडा चोलपुरम। वहां भी एक विशाल शिव मंदिर बनवाया जो बृहदीश्वर मंदिर जैसा ही भव्य है। और वो झील भी तो थी, चोल गंगम, कहते हैं उसे गंगा जल से भरने की कोशिश की थी। हाँ, चोल गमगम नाम की एक विशाल कृत्रिम झील बनवाई थी सिंचाई के लिए। ये उनकी इंजीनियरिंग और शक्ति का प्रतीक है। उनकी नेवी तो बहुत स्ट्रांग रही होगी फिर। बहुत ज्यादा। कहते हैं कुछ समय के लिए बंगाल की खाड़ी चोल झील जैसी बन गई थी। उन्होंने तो दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान भेजे, मलाई प्रायद्वीप, सुमात्रा का श्रीविजय साम्राज्य, वहां तक उनकी नौसेना पहुंची। बाप रे, मतलब उनका प्रभाव भारत से बाहर तक था। हाँ, समुद्री व्यापार और शक्ति पर उनका जोर था। बाद के राजाओं में कुलोत्तुंग प्रथम का नाम आता है, चीन से रिश्ते। हाँ, कुलोत्तुंग प्रथम ने डिप्लोमेसी और ट्रेड पर ध्यान दिया।
उन्होंने चीन में 72 व्यापारियों का एक बड़ा मंडल भेजा था और श्रीलंका के राजा विजय बहु को भी उन्होंने स्वतंत्रता दे दी और रिश्ते सुधारने के लिए अपनी बेटी की शादी भी सिंगली राजकुमार से की। लेकिन चोलों की सबसे अनोखी बात तो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना? वो ग्राम सभाएं, उत्तर मेरूर शिलालेख। बिल्कुल, ये चोल प्रशासन की सबसे खास बात है जिस पर परीक्षाओं में भी बहुत सवाल आते हैं। उत्तर मेरूर गांव से मिले शिलालेख जो परांतक प्रथम के समय के हैं, वो हमें बताते हैं कि गांव का शासन कैसे चलता था। 3 तरह की सभाएं थी शायद, उर, सभा, नगरम। उर आम गांव की सभा थी। सभा या महासभा उन गांवों की थी जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे, जिन्हें ब्रह्मदेय कहते हैं। और नगरम व्यापारियों के शहरों की सभा थी। और इन सभाओं का काम समितियों के जरिए होता था, वारियां। सही, अलग अलग काम के लिए अलग अलग वारियम या समितियां होती थीं। जैसे एरी वारियम तालाबों की देखभाल के लिए, तोट वारियम बगीचों के लिए, पोन वारियम सोने की शुद्धता जांचने के लिए। और इनके मेंबर कैसे चुने जाते थे? लॉटरी से। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इन समितियों के सदस्यों का चुनाव लॉटरी सिस्टम से होता था। पर्चियों पर नाम लिखकर निकाले जाते थे। कमाल है। लेकिन क्या कोई भी चुना जा सकता था? नहीं, उसके लिए योग्यताएं तय थीं। जैसे उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए, वेद या शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर कोई पहले किसी समिति में रहा है और हिसाब नहीं दिया या कोई पाप किया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। मतलब ये तो आज के हिसाब से भी काफी एडवांस सिस्टम लगता है, लोकल डेमोक्रेसी का एक रूप। हाँ, जमीनी स्तर पर स्वशासन का ये एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा था? एक वेट्टी नाम के टैक्स का भी जिक्र है। हाँ, वेट्टी। ये टैक्स पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था, ये जबरदस्त श्रम था, मतलब बेगार। किसानों को राजा के लिए या गांव के कामों के लिए मुफ्त में मेहनत करनी पड़ती थी। ये भी उस समाज की सच्चाई थी। और कला में नटराज की मूर्ति। ओ हाँ, चोलों की बात नटराज की कांस्य प्रतिमा के बिना अधूरी है। शिव के तांडव नृत्य की वो मूर्तियां, वो चोल काल के धातु शिल्प का शिखर हैं। दुनिया की बेहतरीन मूर्तियों में गिनी जाती हैं। सैन्य रूप से उन्होंने पांड्यों और चीरों को तो हराया, लेकिन राष्ट्रकूटों से भी उनकी टक्कर हुई। हाँ, राष्ट्रकूटों से उनका काफी संघर्ष चला। एक मशहूर लड़ाई है तक्कोलम की लड़ाई। उसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को हरा दिया था। ये चोलों के लिए एक बड़ा सेटबैक था। और इतने शक्तिशाली साम्राज्य का अंत कैसे हुआ फिर? देखिए, समय के साथ हर साम्राज्य कमजोर होता है। 13वीं सदी के आखिर में और 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर कई हमले किए। मलिक काफूर के हमले? हाँ, उन हमलों ने पांड्य और चोल दोनों को बहुत कमजोर कर दिया और धीरे धीरे चोल शक्ति खत्म हो गई। इसका जिक्र अमीर खुसरो की किताब खजाइनुल फुतूह में भी मिलता है। तो ये थी कहानी इन 3 महान राजवंशों की। हमने राजधानियां देखी, पल्लवों की कांची, चालुक्यों की बादामी, चोलों की तंजौर और गंगईकोंडा चोलपुरम। हाँ, और साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, जो वैगई नदी के किनारे थी, और कदम्बों की राजधानी बनवासी थी। ये सब महत्वपूर्ण केंद्र थे। व्यापार का भी जिक्र हुआ, नानादेसी और मणिग्रामम। ये क्या थे? ये बड़े व्यापारिक संगठन थे, ट्रेड गिल्ड्स कह सकते हैं। ये व्यापारी देश विदेश में व्यापार करते थे। नानादेसी खासकर विदेशी व्यापार के लिए जाने जाते थे। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था। और बंदरगाह भी महत्वपूर्ण रहे होंगे। मोटुपल्ली का नाम आया था। हाँ, मोटुपल्ली ये बाद के काकतीय साम्राज्य का एक अहम पोर्ट था। मार्को पोलो ने भी इसका जिक्र किया है। और काकतियों की राजधानी वारंगल वो लोहे के काम के लिए मशहूर थे। भाषा के विकास में भी योगदान था इनका। तेलुगु का जिक्र हुआ। हाँ, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा को स्थापित करने में रेनाटी चोलों का हाथ माना जाता है। हर राजवंश ने अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। और डेट्स के लिए शक संवत और विक्रम संवत का इस्तेमाल होता था। ये गणना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। हाँ, पर इतिहासकारों के लिए ये जरूरी है। शक संवत और विक्रम संवत के बीच एक निश्चित अंतर होता है, जिससे हमें घटनाओं का सही समय पता चलता है। जैसे अगर किसी शिलालेख पर शक संवत 556 लिखा है तो वो लगभग 634 ईस्वी का होगा। समझ गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे पल्लवों ने कला और आर्किटेक्चर, खासकर मंदिरों में कमाल किया, शिक्षा को महत्व दिया। चालुक्यों ने सैन्य शक्ति दिखाई, उत्तर और दक्षिण के बीच एक तरह से दीवार बने
और प्रशासन में महिलाओं को भी जगह दी। और चोल, उनकी तो बात ही क्या है। विशाल साम्राज्य, शक्तिशाली नौसेना, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच, और सबसे बढ़कर वो अद्भुत ग्राम स्वशासन। और वो नटराज की कान से मूर्तियां भी नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये राजवंश सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनकी कला, उनकी संस्कृति, वो आज भी दक्षिण भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। उनका अध्ययन हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, बल्कि ये भी सिखाता है कि शासन, समाज और कला कैसे विकसित होते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो चोलों का ग्राम स्वशासन था, जहां लॉटरी से चुनाव होता था, समितियां काम करती थी, क्या आज के हमारे लोकतंत्र या लोकल गवर्नेंस के लिए उसमें कोई सबक है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या उन प्राचीन व्यवस्थाओं से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? क्या कुछ प्रासंगिक है? इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। खोजते रहें।